हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइज, आप सबको पता है कि चैनल पर बीए सेकेंड ईयर की क्लासेस चल रही हैं, यानी कि फोर्थ सेम की क्लासेस चल रही हैं हिस्ट्री की। और चैप्टर नंबर 8 जो है, मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, सांप्रदायिक राजनीति का उदय, मुस्लिम लीग विचारधारा और राजनीति। तो इसका पार्ट 1 आप पहले ज़रूर देखेंगे, तभी आज का पार्ट 2 आपको अच्छे से याद रहेगा और समझ भी पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पार्ट 1 में मैंने इतना करवा दिया था। आज हम बात करेंगे पार्ट 2 की। सांप्रदायिकता के उदय तथा विकास के कारण ये सब मैंने करवा दिया था। तो पार्ट 2 पे चलते हैं। इतना सब कुछ हो गया था। यस, आज हम बात करेंगे मुस्लिम लीग विचारधारा और राजनीति। जो मुस्लिम लीग बनी थी, उनके थॉट्स क्या थे, उनकी आइडियोलॉजी क्या थी, उनके पॉलिटिक्स क्या थे, उनकी राजनीति कैसी थी जो मुस्लिम लीग बनी थी। चलिए देखते हैं। भारत में सांप्रदायिक सोच पर आधारित जो पहला राजनीतिक दल जो बना था, आपके सन 1906 में बना था। सांप्रदायिकता के बारे में बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया लास्ट वीडियो में। और इसमें आप देखेंगे कि 1906 में इस सोच के लिए, जो सांप्रदायिकता सोच थी, इसके बलबूते पर एक राजनीतिक दल बना। वो बना था आपका 1906 में। किसने बनाया था? उच्च वर्गीय मुस्लिम जमींदारों व नवाबों ने ब्रिटिश सरकार के आशीर्वाद तथा समर्थन में ढाका में। कहाँ बनाया? ढाका में। किसने बनाया? जो उच्च वर्गीय मुस्लिम थे ना, जमींदार थे और नवाब थे, उन्होंने ब्रिटिश सरकार से मंजूरी ली और ढाका में एक दल बनाया। ठीक है, ढाका में एक दल बनाया। उस दल का क्या नाम था? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। ठीक है, 1906 में ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। ठीक है, और इसमें कौन कौन थे शामिल? उच्च वर्गीय आपके मुस्लिम जमींदार थे और नवाब थे। लीग जो था, मुस्लिम सांप्रदायिकता की मुख्य राजनीतिक पार्टी के रूप में उभरी थी। जो मुस्लिम लीग थी, वो मुस्लिम सांप्रदायिकता की मुख्य राजनीतिक पार्टी के रूप में उभरी थी। यानी कि ये क्या दिखाता? सांप्रदायिकता को ये बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहा था। जो मुस्लिम सांप्रदायिकता थी, हम इसी के बारे में हमने लास्ट में पढ़ा है ना। तो मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ाने के लिए इस लीग का गठन किया गया और एक राजनीतिक पार्टी के रूप में उभरी। 20वीं सदी के दूसरे दशक में इस दल को राष्ट्रीय राजनीति की धारा में शामिल करने का राष्ट्रवादियों ने भरपूर प्रयास किया, और लेकिन असहयोग आंदोलन के बाद इसकी सांप्रदायिक पृथकतावादी नीति बढ़ती चली गई। आपको पता है कि असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, उसके बाद जो है, ये जो आपकी लीग है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा पृथक पृथक मतलब अलग अलग कर दिया गया था। सांप्रदायिकता अलग अलग कर दी गई। ये नीति जो है आपके असहयोग आंदोलन के बाद शुरू हो गई और बहुत ज़्यादा बढ़ती चली गई। फिर बात करते हैं हम 1906 की। हमने बात की कि ढाका में आपके अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। अब बात करेंगे हम 1937 की। इस समय क्या हुआ? इस समय ये हुआ कि जो चुनाव थे, इस दल की राजनीतिक मांगे मुख्यतः उदार सांप्रदायिक विचारधारा की परिधि में रही। जो उदार, बहुत ज़्यादा उदारता दिखाते थे, इस तरह आप याद कर सकते हैं, उसकी विचारधारा के उसमें बिल्कुल समर्थन में रही थी 1937 के जब आपके चुनाव हुए थे। लेकिन इसके बाद मुस्लिम लीग ने उग्र सांप्रदायिकता को अपना लिया। ठीक है, इसके बाद 1937 में जो उदार आपके सांप्रदायिक थे, जो उदारवादी थे, इस तरह आप याद कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद जब मुस्लिम लीग की स्थापना की गई आपकी 1906 में, तो 1906 में जब इसकी बहुत ज़्यादा करी गई, तो इसके बाद जो है उग्र जो है ना सांप्रदायिकता, इनको अपना लिया गया। इन्होंने उदार सांप्रदायिक विचारधारा को नहीं अपनाया। समझ गए होंगे। और क्या कहा गया कि इस्लाम जो है वो खतरे में है के नाम पर मुसलमानों को संगठित करना शुरू कर दिया और पाकिस्तान की मांग सामने रख दी, और यह राजनीति अंततः देश को विभाजन तक ले गई। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने उग्र सांप्रदायिकता को क्यों अपनाया? क्योंकि उन्होंने ये बोला, मुस्लिमों ने ये बोला कि जो इस्लाम है वो क्या है? खतरे में है। इस्लाम क्या है? खतरे में है, और हमें पृथक रहना है, और इसलिए हमने ये लीग बनाई है। और इस पर उन्होंने क्या बात बोल दी कि हमें अलग पाकिस्तान चाहिए। उन्होंने मांग रख दी और इस तरह देश का विभाजन तक ये ले गया। समझ गए होंगे आप ये पैराग्राफ ही क्या कहना चाहता है। अब बात करेंगे हम मुस्लिम सांप्रदायिक राजनीति की जो पृष्ठभूमि थी, बैकग्राउंड क्या था, किस तरह ये मुस्लिम सांप्रदायिक बना, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, बैकग्राउंड क्या है, किस कारण ये बना। ठीक है, 19वीं सदी की बात अगर हम करें, 19वीं सदी का जो अंतिम दशक था, उसमें हम बात करें कि उसी में ही आपको सांप्रदायिकता के चिन्ह नजर नहीं आते। ठीक है,
इससे पहले अंतिम दशक से पहले भारत में आपको सांप्रदायिकता के चिन्ह नजर नहीं आते हैं। कहाँ से जो है शुरुआत हुई? 1857 की क्रांति, आप सबको पता होगा। 1857 की क्रांति हुई थी, उसमें क्या हुआ था? उसमें हिंदू और मुसलमानों ने एक दूसरे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया, वो हम सबने पढ़ रखा है। उभरती हुई भारतीय प्रेस में भी सांप्रदायिक पहचान की बात नहीं की जा रही थी, क्योंकि यहाँ पर आपको हिंदू और मुसलमान एक दिखाई दे रहे थे, उनमें एकता थी। ठीक है, यहाँ पर वो अंग्रेजों के खिलाफ थी। अंग्रेजों के विरुद्ध प्रेस ने हिंदुस्तानी पहचान पर बल दिया था। ठीक है, प्रेस जो उस टाइम काम कर रही थी, उसने क्या काम किया कि हिंदुस्तानी पहचान पर बल दिया। मुसलमानों के आर्थिक और शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ेपन का दोषी भी अंग्रेजों की मुस्लिम विरोध नीति या मुस्लिम उच्च वर्ग की उपेक्षा की नीति को ही माना गया। जो भी कारण थे, जो भी चीजें मुसलमानों के साथ गंदी से गंदी हो रही थी, वो किसको कहा गया? अंग्रेजों को कहा गया। उनकी कौन सी नीति थी? उनकी थी मुस्लिम विरोधी नीति, क्योंकि वो मुस्लिमों को, आपको मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया था कि वो मुस्लिम थे ना, उनको नहीं पूछ रहे थे और हिंदुओं को पूछ रहे थे। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया है, तभी मैं कह रही हूँ कि पिछली वीडियो आप जरूर देखें, पार्ट 1। जो अंग्रेज थे वो मुस्लिमों को नहीं पूछ रहे थे, वो हिंदुओं को ज्यादा पूछ रहे थे, तो जिससे उनके अंदर आक्रोश बढ़ गया। किसके अंदर? मुस्लिमों के अंदर। ठीक है, तो आक्रोश बढ़ गया। इससे क्या हुआ? इससे मतलब कि फूट पड़ने लग गई। ठीक है, यहां तक कि सर सैयद अहमद खान ने अपनी शिक्षा के क्षेत्र में कार्य की शुरुआत भी बिना किसी सांप्रदायिक भेदभाव के की थी। इन्होंने भी बिना सांप्रदायिक भेदभाव की शिक्षा की शुरुआत की थी। 1890 की बात अगर आ जाती है, देखिए हम 1857 की बात कर रहे थे, अब 1890 तक पहुंच गए हैं। गोवध को लेकर हिंदू मुसलमानों में मनमुटाव होने लगा। देखिए 1857 तक ऐसा कुछ भी नहीं था। ये आपको मैं सांप्रदायिकता की राजनीति बता रही हूँ कि इसकी पृष्ठभूमि क्या थी। तो 1857 तक तो हिंदू मुस्लिम एक थे, कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे, किसी को किसी से कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, लेकिन 1890 में आते आते क्या हुआ? गोवध हुआ, गाय का वध हुआ, उसको लेकर हिंदू मुसलमानों में बहुत ज्यादा मनमुटाव होने लगा। इसमें कांग्रेस की स्थापना और इसकी गतिविधियों के प्रसार से भी अंग्रेजों ने इस पर रोक लगाने के उद्देश्य से उच्च वर्गीय मुसलमानों को अपने साथ लगाना शुरू कर दिया। अब देखिए यहाँ पर कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी, ठीक है, कांग्रेस की जब स्थापना हुई उसके साथ साथ क्या हुआ? उच्च वर्गीय मुसलमानों के अभी नजदीक आ गए। अब हिंदू कहाँ गए? अब इस चीज पर उन्होंने क्या किया कि वो अब मुसलमानों का साथ देने लगे। तो आप देख रहे हैं कि सरकार की कितनी गंदी चाल थी अंग्रेजों की, कि जब मुंह आया तो आप हिंदू के लग गए, जब आपका मन करा तो आप मुसलमानों के लग गए। धीरे धीरे भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का प्रवेश होने लग गया। अब इस तरह हुआ, पहले तो आप हिंदुओं के साथ थे, उनको सर्वोपरि मान रहे थे, अब आप मुस्लिमों के साथ हो गए 1890 में। तो अब क्या होगा? तो सांप्रदायिकता तो बढ़ेगी। ठीक है, मनमुटाव तो होगा, धर्म के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए ये चीजें होंगी, और अंग्रेजों ने इसको बढ़ावा देने का हर संभव प्रयास किया। विशेषतः बंगाल विभाजन व सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व मसले के माध्यम से मुस्लिम सांप्रदायिक राजनीति की पृष्ठभूमि जो है तैयार की गई। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन आपका 1905 में हुआ था, ये हम अब आगे पढ़ेंगे। तो ऐसे मसलों से क्या हुआ कि जो मुस्लिम सांप्रदायिक राजनीति की पृष्ठभूमि यहाँ पर तैयार हो चुकी थी। ठीक है, तो हम मोटा मोटा देखें तो 1890 में गोवध हुआ था, उसके कारण जो है आपके हिंदू और मुसलमानों में बहुत ज्यादा मनमुटाव होने लग गया था। कांग्रेस की स्थापना से जो हुआ कि अंग्रेज जो थे वो मुसलमानों को अपने नजदीक लाना शुरू कर दिया था। इससे पहले 1857 में ऐसा कुछ भी नहीं था, हिंदू मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे, लेकिन 1890 तक पहुंचते पहुंचते इनकी स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय हो गई थी। और 1890 के दशक में क्या हुआ कि जो मुसलमान थे उनमें सांप्रदायिकता बहुत ज्यादा बढ़ने लगी थी, और यही कारण था कि यहाँ पर आपकी पृष्ठभूमि जो है तैयार हो गई थी। गॉट इट? समझ गए होंगे आप इतने की पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई। अब बात करेंगे हम कि बंगाल विभाजन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1890 तक की हमने बात कर ली थी, अब बात करेंगे हम 1905 की। सबको पता है कि लॉर्ड कर्जन ने आपके बंगाल का विभाजन किया था, 1905 में किया था, और इसका कारण क्या था जानते हैं? बंगाल में राष्ट्रीयता को तोड़ना और हिंदू और मुसलमानों में फूट डालना, ये इसकी जो है राष्ट्रीयता का इसको तोड़ना चाहते थे, हिंदू और मुसलमानों को तोड़ना चाहते थे। पूर्वी बंगाल में आपके मुस्लिम ज्यादा थे और पश्चिम बंगाल में आपके हिंदू ज्यादा थे। ठीक है, बंगाल विभाजन के प्रारंभ में मुसलमानों ने भी हिंदू के साथ मिलकर विरोध किया था। ठीक है, ये ध्यान देने योग्य बात है कि
जब ये बंगाल विभाजन होने लगा था तो मुसलमानों ने हिंदुओं के साथ मिलकर विरोध किया, परंतु जो आपके लॉर्ड कर्जन साहब थे उन्होंने क्या किया, पूर्वी बंगाल के दौरे ने मुस्लिम भावनाओं को बदल दिया। इस कर्जन ने क्या किया, पूर्वी बंगाल जिसमें मुस्लिम ज़्यादा थे उसका बहुत दौरा किया, मतलब कि वहाँ पर उसको कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई बात तो नहीं है, तो मुस्लिम भावनाएं जो है इसमें बदल गई थी। आप देख रहे होंगे कि जब आपका बंगाल विभाजन स्टार्ट हुआ तब दोनों ने मिलकर इस चीज़ का विरोध किया, बंगाल विभाजन का। लेकिन इस पर लॉर्ड कर्जन ने क्या चाल चली, उन्होंने ये देखा कि पूर्वी बंगाल का जैसे दौरा किया गया तो मुस्लिम भावनाओं को इसमें बदल दिया गया। पूर्वी बंगाल की स्थापना से मुसलमानों को लाभ होगा, इससे इशारा करते हुए कर्जन ने क्या कहा, विभाजन जो है पूर्वी बंगाल के मुसलमानों को वह एकता प्रदान करेगा जो कि पुराने मुसलमान शासकों और राजाओं ने शासन के बाद उन्हें फिर से प्राप्त नहीं हो सकी थी। देखिए दे दिया ना एक लॉलीपॉप कि आप ये काम मेरा कर दीजिए। आप पूर्वी बंगाल में आपके बहुत ज़्यादा मुसलमान थे, उनको कह दिया कि मैं तुम्हें एकता दूंगा, एकता प्रदान करूंगा, और जो चीज़ें तुम्हें पहले नहीं मिली अपने शासक से वो मैं तुम्हें दूंगा। कर्जन जो था ढाका के नवाब सलीमुल्लाह को अपनी तरफ करने में भी सफल रहा। ढाका का नवाब जो समय था उसको भी अपनी तरफ करने में सफल रहा, और धीरे धीरे आपके पूर्वी बंगाल के जो उच्च वर्गीय आपके मुसलमान थे वो भी अब क्या करने लगे, विभाजन का समर्थन करने लगे। एक टाइम पे आप देखिए कि दोनों ही मिलकर इस चीज़ का विरोध कर रहे थे, लेकिन ऐसी घटना हुई कि लॉर्ड कर्जन ने पूर्वी बंगाल का दौरा किया और मुसलमानों को अपनी साइड में कर लिया और उनको कहा कि तुम्हें लाभ होगा। इससे क्या हुआ, इससे वो उसके बहकावे में आ गए और इसका अब समर्थन करने लगे, और अलीगढ़ जो आंदोलन था उसने भी इसका समर्थन किया। इस प्रकार अंग्रेज सरकार ने बंगाल विभाजन के द्वारा मुस्लिम सांप्रदायिक राजनीति के जो है बीज को बो दिया। समझ गए होंगे आप बंगाल विभाजन। अब पढ़ेंगे हम 1906 का मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल। 1905 में आपका बंगाल का विभाजन हो गया, सब आपको पता लग गया है कि कैसे क्या हुआ। 1906 में पहुंचते हैं। 1906 में आपके मार्ले ने हाउस ऑफ कॉमन्स में ये ऐलान कर दिया कि भारत में व्यवस्थापिका सभाओं में प्रतिनिधित्व की बात को लागू करने के लिए वायसराय मिंटो एक समिति का गठन करेंगे। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार जिसको बोला जाता है। तो 1906 में मिंटो कहता है कि वायसराय था उस समय का, कहते कि मैं तो एक समिति का गठन करूंगा। इसमें मुसलमान नेताओं को सरकार के सामने अपने समुदाय के बारे में विचार रखने का अवसर प्राप्त हो गया। ठीक है, तो एक कह सकते कि सोने पे सुहागा हो गया कि एक तरफ तो 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया और मुस्लिम सांप्रदायिकता को भी बढ़ावा मिल गया, और अगले ही साल उनको ये भी भोगा कि एक समुदाय ऐसा बन रहा है कि जहां वो अपनी चीज़ों को प्रस्तुत कर पाएंगे, जहां वो अपने विचार रख पाएंगे। वायसराय से मुस्लिम प्रतिनिधि जो मंडल थे उनको मिलाने के लिए जो अलीगढ़ जो कॉलेज था उस समय, उसके जो प्रिंसिपल थे, प्रिंसिपल ऑकवर्ड ने कॉलेज के सचिव नवाब मोहसिन उल मुल्क के माध्यम से ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, वायसराय से अगर उसको मिलवाना था तो अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल ऑकवर्ड ने कॉलेज के सचिव नवाब, नाम ध्यान रखेंगे, कॉलेज के सचिव नवाब थे, उनका नाम था मोहसिन उल मुल्क, इसके माध्यम से इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब बात करेंगे हम कि 1906 में जो प्रतिनिधि मंडल बना था इसमें आपके कितने सदस्य शामिल थे, तो इसमें आपके 36 सदस्य शामिल थे। 1906 36 याद कर लीजिए। तो इसमें आपके 36 सदस्य शामिल थे, जिसमें आपके ढाका के नवाब सर आगा खां का अध्यक्षता में वायसराय मिंटो से 1 अक्टूबर 1906 को ये शिमला में मिले। कहानी समझ आ रही है आपको कि ढाका का नवाब था उस समय, कौन था, आगा खां, उसकी अध्यक्षता में मिंटो जिसने आपके वायसराय था। ये कब मिले सब, 1 अक्टूबर 1906 को। कहाँ मिले, शिमला में मिले। अब इस प्रतिनिधि मंडल में आपके 36 सदस्य थे, मैंने आपको अभी भी बताया, और इस प्रतिनिधि मंडल ने वायसराय से मांग की, यानी कि मिंटो से क्या मांग की कि कहा कि यदि आगामी सुधारों में चुनाव के सिद्धांत को मान लिया जाता है तो मुसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व स्वीकार किया जाना चाहिए। देखिए 1 अक्टूबर, डेट याद रखेंगे, 1 अक्टूबर 1906 को जो आपका वायसराय था मिंटो, उसने क्या कहा कि आप 1 अक्टूबर 1906 को ये काम जरूर करेंगे। कहाँ किया, शिमला में किया। ठीक है, इस चीज़ को आपने याद रखना है।
पृथक प्रतिनिधित्व स्वीकार किया जाना चाहिए, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल होना चाहिए। ये चीज़ कही गई 1 अक्टूबर 1906 को शिमला में। वायसराय मिंटो से ये चीज़ कही गई जो इनकी अध्यक्षता बनाई गई थी। ठीक है, और क्या प्रार्थना की गई? और ये प्रार्थना की गई कि उनके लिए प्रतिनिधित्व में आरक्षण करके उनके राजनीतिक महत्व और सम्राट के प्रति उनकी भक्ति को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। ठीक है, जो प्रतिनिधित्व में आरक्षण दिया जाए, उनको जो उनकी समिति बनाई गई है उनको आप आरक्षण भी दो और राजनीतिक महत्व भी उसको प्रदान करो। इसके अतिरिक्त और भी चीज़ें मांगी। क्या मांगी? सरकारी नौकरियों में समुचित हमें आरक्षण मिलना चाहिए। जो प्रतियोगी परीक्षा है, ये सब चीज़ें मुस्लिमों के लिए बात हो रही है यहाँ पर। प्रतियोगी परीक्षा यहाँ पर समाप्त हो जाएं, मुस्लिम जजों की नियुक्ति हो जाए, नगर पालिका की समितियों में सांप्रदायिक निर्वाचन हो। ठीक है, और मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना आदि की मांग भी रखी गई। तो वायसराय ने क्या किया? प्रतिनिधि मंडल की सभी मांगे स्वीकार कर ली। यानी वायसराय मिंटो ने 1 अक्टूबर 1906 को जो शिमला में मिले थे, ये सब जितनी यहाँ पर मांगे मैंने आपको बताई हैं सब की सब स्वीकार कर ली और कहा कि किसी भी प्रकार के प्रतिनिधित्व में, चाहे वह नगर पालिका या जिला बोर्ड हो, वह स्थापिका सभा हो, किसी का भी हो, जिसमें निर्वाचन के सिद्धांत को लागू किया जाएगा, उसमें आपके मुस्लिम जाति को पृथक प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। ये स्टेटमेंट आपको याद रखनी है। किसी भी कारण से, कहीं भी, किसी भी तरीके से अगर आपको निर्वाचन दिख रहा है, चीजें बता दी गई हैं, नगर पालिका हो, जिला बोर्ड हो, व्यवस्थापिका सभा हो, इन सब में कहीं भी अगर आपको मुस्लिमों का कुछ दिख रहा है तो क्या होगा? उनको पृथक प्रतिनिधित्व देंगे आप। साथ ही अब यह आश्वासन दिया कि मुसलमानों की स्थिति का उनकी संख्या मात्र को ना माप कर उसके राजनीतिक महत्व और सम्राट के प्रति उसकी सेवाओं के आधार पर आंका जाएगा। ठीक है, इसमें आपने उनकी संख्या नहीं मापनी कि मुसलमान कितने हैं। जो जो चीजें ऊपर इन्होंने बोली हैं उनके आपने सेवाओं के आधार पर उनको आंका जाएगा। आश्वासन के अनुरूप 1909 का अधिनियम में ये सभी मांगे स्वीकार कर ली सरकार ने और इस प्रकार भारतीय राजनीति में सांप्रदायिक आधार की नींव तैयार हो गई। अंग्रेजों ने इसे बहुत बड़ी घटना बताया। वास्तव में यह सब अंग्रेजों ने स्वयं ही करवाया था। आप देख रहे थे, एक चाल थी। अब मिंटो कौन सा हमारा भारत का था? नो। ठीक है, तो और जो आपका आगा खां था ढाका का, तो वो कौन सा हमारे मतलब हिंदू था? नो, दोनों बाहर के थे। तो ये तो अब आप नाम से पहचान सकते हैं कि ये सब चीजें जो है अंग्रेजों ने स्वयं की थी और ये सब एक अंग्रेजों की कूटनीतिक कार्य था। ये कूटनीति दिखाई है जिसका प्रभाव आपके भारत तथा भारतीय इतिहास पर पड़ना ही था। ये सब एक चाल थी। आपने इतना पढ़ लिया, अब आपको समझ आ रहा होगा कि कैसी चाल थी। यहाँ पे प्रतिनिधि मंडल जो कि 1906 में आया था, मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल, उसमें भी ये चाल खेली गई कि सारी की सारी मांगे स्वीकार की गई। अब यहाँ मैंने आपको बंगाल का विभाजन पढ़ाया, इसमें भी आपने देखा होगा कि जो लॉर्ड कर्जन है वो पूर्वी बंगाल का दौरा करने गया, पश्चिम में क्यों नहीं गया जहाँ पर हिंदू ज़्यादा थे? नो, इन्होंने ये काम किया कि मुस्लिमों को आगे बढ़ाया, हिंदुओं को पूछा नहीं, मुस्लिमों को आगे बढ़ाया, जिससे सांप्रदायिकता बढ़ी और यहाँ से आप कह सकते हो कि उनकी फूट पड़नी शुरू हो गई थी। अब इतनी बढ़ती होगी, जब 1947 में हमारा भारत आज़ाद होगा उस समय जब स्थिति देखेगा कितनी भयानक होगी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो एक स्टेटमेंट है कि भाई कि बहुत ज़्यादा भयावह था वो, मतलब वो इतना हताश हो गए थे ये बात सुन के कि हाँ भाई भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो रहा है। ठीक है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा दुख था वो हमारे गांधी जी को था। गांधी जी को बहुत ज़्यादा दुख था कि क्यों भारत और पाकिस्तान को अलग किया जा रहा है। ये आपको तभी समझ आएगा जब आप 1947 तक पहुंचेंगे। खैर, अभी हमारी जो बात हो रही है सिर्फ हमने अभी तक 1906 तक ही पढ़ा है कि नींव कैसे पड़ी, कैसे कैसे क्या क्या हुआ। ठीक है, तो ये रहा आज का पार्ट 2। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है। पार्ट 3 भी जल्दी अपलोड हो जाएगा। स्टेप वाइज करेंगे, जल्दी नहीं करेंगे क्योंकि इस चैप्टर को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नींव है आपकी 1947 तक पहुँचने तक, तो मैं इसमें हड़बड़ाहट बिल्कुल भी नहीं करने वाली। इसको आराम आराम से समझना है कि कैसे कब क्या हुआ। ठीक है, हमने रट्टा नहीं मारना है। ठीक है, चलिए अब आप क्या करेंगे, मैक्सिमम लाइक करेंगे, शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब का रेड बटन उसको प्रेस करें और ऑल पर आपने ज़रूर क्लिक करना है ताकि मेरे चैनल पर जितनी भी वीडियोस आए उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।